नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कांता भारती के उपन्यास रेत की मछली। तनाव एक दो दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी ना जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन पूछ कुछ भी ना सकी। कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमन माफ़ी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमन तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफ़ी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्टदेव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमन की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस ना हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफ़ी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास होगी। स्वर्गीय पति की स्मृति। इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनाए रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू का मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए साए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उन्हें कहते पाया, कैसे छोड़ूंगी यह सब भगवान? कैसे छूटेगा यह सब? और अब कैसे रहा जाएगा वहाँ? ऐसी पराई जगह जीना भी कैसा होगा? मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहाँ छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहाँ। लेकिन यह भी होता कैसे? स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी और देखती तो लगता कि
उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर भी तय यह हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस के इकट्ठा हुआ लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाया जाए। हल्का सामान टांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। टांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। सड़क उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज़ आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजुरों में भरी हुई रेत सरक कर रीत गई। बीते दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी में आया कहूँ तो अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आई। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो गई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन में सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटा कर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने उलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफ़ी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह उब गई। झल्ला कर बोली, जा हट, मर,
छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय बाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी, उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचका कर मैं उठ गई, बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है, लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता है? कब चाहा था मैंने वह सब जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय शिवर और कोई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से शिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव ना हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फूलबागियों में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फूलबगिया में? क्रोध, जीद, खोज, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितने ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उग आया हो, फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी वह। 7 जून 1960। सजा सजाया घर महाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर और चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंस कर भी आगे डूबा ना गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन, तोरू को कलेज से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टीन के सायबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहाँ सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना
तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले। कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा, क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें फंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बटाने लगी। देखा तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोलकर देखा कि टिकट सावधानी से बांधा है। मृग तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पर माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फूल भाग्य की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नींद के पानी में उगाया कमल मेरी आँखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कुली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भागदौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविश के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहजकर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में खितिज के पास जहाँ दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहाँ एक काला बिंदु उभर कर डरावनी ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के सायबान में कपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुँचते पहुँचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भय